वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ एनालिसिस। बात हो रही है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं किसी मटेरियल का, तो वहाँ पे हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ही स्टेप में सब कुछ नहीं होता और इन स्टेप्स को हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ एनालिसिस। अब इन स्टेजेस को जब भी हम कैरी आउट करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो हमें इनको सिस्टमेटिकली परफॉर्म करना पड़ता है और केयरफुली परफॉर्म करना पड़ता है ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स मेंटेन रहे। यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं वही रिजल्ट्स दूसरी लेबॉर्ट्री में या दूसरी जगह दूसरे बंदे को भी मिलने चाहिए। अब ये जो स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स ऑफ एनालिसिस या स्टेजेस ऑफ एनालिसिस, ये मैनुअल भी हो सकते हैं या ये ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक, या आधे मैनुअल और आधे स्टेप्स ऑटोमेटिक हो सकते हैं, जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं। अब ये जो स्टेप्स या स्टेजेस हैं, ये बहुत सारे स्टेज होते हैं। इनमें सबसे पहला जो स्टेज है या स्टेप है उसे हम कहते हैं सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और पहला स्टेप है। इस स्टेप में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा टूल लगेगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कौन से इक्विपमेंट लगेंगे। ये डिपेंड करेगा कि सैंपल का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल, एयर सैंपल के लिए अलग टूल्स और टेक्निक्स लगेंगी और वाटर सैंपल के लिए अलग, सॉइल के लिए अलग। ये टूल्स और टेक्निक्स हमें चूज़ करने पड़ते हैं ताकि सैंपल कलेक्शन के दौरान उसमें कंटेमिनेशन ना हो जाए और जो हम सैंपल ले रहे हैं वो पूरे मटेरियल का या पूरे सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। यानी उसमें पूरे सिस्टम की खासियत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक तालाब है या लेक है, उस लेक में हमें वाटर लेना है, उसका वाटर का एनालिसिस करना पड़ता है, तो हमें उस लेक के कॉर्नर्स का या साइड्स के सैंपल्स भी लेने पड़ेंगे और सेंटर से भी सैंपल्स उठाने पड़ेंगे ताकि हमें पूरे तालाब का जो सैंपल है, पूरे तालाब का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिल जाए। वरना कॉर्नर पे, यहाँ पे साइड्स में कंपोजिशन वाटर की अलग हो सकती है, उसमें अलग कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं और सेंटर में कुछ अलग हो सकता है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए, हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी आधा इधर से आधा इधर से, ऐसे ही। और दूसरी बात, जब भी हम सैंपल लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें इक्विपमेंट या इसके लिए जो गिलासवेयर है या सैंपल कंटेनर है वो किस तरह का लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी कहा, वाटर का सैंपल लेंगे या एयर का सैंपल लेंगे तो एयर सैंपल के लिए पंप और फिल्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जबकि वाटर के लिए प्री क्लीन्ड प्लास्टिक बोतल्स हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में जब हमने सैंपल उठा लिया, फिर हमें उसकी प्रिजर्वेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि लैब तक जाते जाते इसका कंपोजिशन चेंज ना हो जाए, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो जाए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो जाए। जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स की अगर बात करेंगे, मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया, उसका हमें एनालिसिस करना है। हम उस प्लांट को लेके लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं वहीं पे, उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन करना। या कहीं कहीं पे हम बायोलॉजिकल सैंपल्स लेते हैं, उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और लाइट से भी उसको बचाते हैं। इस तरह से बाकी सैंपल्स में भी ऐसा ही होता है, हमें प्रिजर्वेशन का ख्याल रखना पड़ता है सैंपल कलेक्ट करने के बाद में। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप आता है वो है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन का मतलब होता है सैंपल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म की हम प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हैं, यानी जो एनालाइजेबल सैंपल होगा, जो एनालिसिस के लायक या काबिल सैंपल होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे अगर हमारे पास में सॉलिड है, सॉलिड सैंपल हमने कहीं से रॉक लिया तो उसको हम पहले ग्राइंड करेंगे, उसके बाद में होमोजेनाइज करेंगे, या कहीं कहीं पे सॉलिड्स को लेते हैं हम, उसके बाद में उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है, इसको कहते हैं फिजिकल प्रिपरेशन। और कहीं कहीं पे केमिकली भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, जैसे डाइजेशन करनी पड़ती है, या हमें कंपोनेंट्स को, जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स में हमें देखना है कि इसमें कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें पहले उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या कहीं कहीं पे हमें डेरिवेटाइजेशन करनी पड़ती है इस सैंपल की, ताकि हम इस जो चीज़ हमें मतलब एनालाइज करनी है, जिसे हम एनालाइट कहते हैं, जो हमें देखनी एक्चुअली, उसको हम अलग कर सकें, ताकि यहाँ पे
जो मैट्रिक्स यानी बाकी जो सैंपल में जो बाकी चीज़ें हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं उसकी इंटरफेरेंस से हमें बच जाए या उससे हम दूर रहें। या सिंपली मैं ये कह सकता हूँ हम एनालाइट को इंटरफेरिंग मटेरियल से अलग कर देते हैं। इसको हम कहते हैं आइसोलेशन करना या डाइजेशन करनी पड़ती है उसके लिए या डेरिवेटाइजेशन करनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, तो फिजिकली भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से हम सैंपल को प्रिपेयर कर सकते हैं, लायक बना सकते हैं एनालिसिस की। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड या और उसके साथ में दूसरी बात वैलिडेशन। यानी तीसरे स्टेप में हम एक पर्टिकुलर मेथड सिलेक्ट करते हैं जिस मेथड से हमें ये एनालिसिस करनी पड़ती है। और ये मेथड क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए अप्रोप्रिएट फॉर एनालाइट एंड मैट्रिक्स। यानी एनालाइट जिसको हमें एनालाइज करना है और एनालाइट के साथ में जो बाकी कचरा है उनके लिए ये सूटेबल होना चाहिए। यानी कचरे को डिटेक्ट नहीं करना चाहिए, ये एनालाइट को ही डिटेक्ट करना चाहिए। यानी एनालाइट की एनालिसिस होनी चाहिए प्रॉपरली, ना कि मैट्रिक्स की। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर मेथड एनालिटिकल मेथड पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। एनालिटिकल मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें सेंसिटिविटी हो एक पर्टिकुलर एनालाइट के लिए और स्पेसिफिसिटी हो। स्पेसिफिसिटी मतलब वो उसी एनालाइट को डिटेक्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि मैट्रिक्स की। और तीसरी बात इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं क्या ये एक्यूरेट मेथड है कि नहीं। और ये डिपेंड करता है, मेथड डिपेंड करता है इसके डिटेक्शन लिमिट्स कहाँ तक है, ये रोबस्टनेस कितना है, ये हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में लग सकता है, क्या हमारी कंडीशंस के लिए सूटेबल है कि नहीं। और तीसरी बात जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। जो हम मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं क्या हमारे पास में उसका इक्विपमेंट मौजूद है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ता है। इसके बाद में जो चौथा मेथड है, चौथा जो स्टेप है वो है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। केमिस्ट्री लैब में जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं तो इसमें कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप पीएच मीटर कर रहे हैं, आपने सैंपल लिया, सब कुछ लिया, अब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर को आप सबसे पहले कैलिब्रेट करते हैं, उसके इलेक्ट्रोड देखते हैं, उसका केसीएल चेक करते हैं, उसके बाद में आप उसको pH 7 पे pH 4 पे चेक करते हैं। उसको हम कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज करना, या हम इसको कह सकते हैं कैलिब्रेट करना इंस्ट्रूमेंट को विद यूजिंग सम स्टैंडर्ड मटेरियल। इसी तरह से लेबॉर्ट्री में आपके पास में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहता है, तो आप नोन कंसंट्रेशंस को लेते हैं, उसके बाद में उनका कंसंट्रेशन चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसके बाद में देखते हैं कि ये सही कंसंट्रेशन दे रहा है कि नहीं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैलिब्रेशन करने के लिए आप कभी ब्लैंक्स यूज़ करते हैं, कभी कंट्रोल सैंपल्स यूज़ करते हैं, कभी स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इसे हम क्वालिटी कंट्रोल भी कहते हैं। अब कैलिब्रेशन के बाद में और एक स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं सैंपल एनालिसिस। यानी कैलिब्रेट हो गया इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट, उसके बाद में आप सैंपल लेते हैं और उसका डायरेक्ट एनालिसिस करते हैं। इस स्टेज में या इस स्टेप में क्या करते हैं आप करते हैं केयरफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिडेटेड मेथड। यानी जो आपने मेथड वैलिडेट किया, सिलेक्ट किया, उसको यूज़ करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं, उस एनालिसिस का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आपको डाटा मिलता है, यानी एनालिसिस का डाटा। मान लीजिए आपने पीएच चेक किया, या आपने किसी सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया, या आपने सिंपली टाइट्रेशन भी अगर की, तो टाइट्रेशन के बाद में आपको डाटा मिलेगा। वो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उस डाटा को फर्दर आप प्रोसेस करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, उसके साथ में कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं, वो खुद डाटा एक्विजिशन करता है या डाटा कलेक्शन करता है, उसके बाद में उस डाटा को खुद ब खुद प्रोसेस करता है। लेकिन मैनुअल मेथड्स में, जैसे आप पीएच ग्राफ बना रहे हैं तो आप मैनुअली बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसको ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, या आप टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं उसको, ताकि आप उस डाटा को बाद में एनालाइज कर सकें, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें।
तो ये हुआ 5th स्टेप। अब 5th स्टेप के बाद में जो 6th स्टेप है वो हम देखेंगे। 6th स्टेप जो है वो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या करते हैं, जो हमें रॉ डाटा मिल गया उस रॉ डाटा को कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, या मैं बोलूँगा हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। इस डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, अगर आप मैन्युअली डाटा को कन्वर्ट करते हैं तो आप रॉ डाटा को ग्राफ में, टेबल में या फिर इसमें बार चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आप यूज़ करते हैं, अगर आप सपोज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें फॉर एग्जांपल NMR, तो उसमें आप बेस लाइन करेक्शन करते हैं, नॉइज़ रिडक्शन, यानी आपको NMR में जो नीचे ऐसे बेस लाइन पे ये नॉइज़ आती है उसको सीधा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, नॉइज़ रिडक्शन करते हैं, नॉइज़ को कम करते हैं और बेस लाइन को करेक्ट करते हैं। उसके बाद में पीक इंटीग्रेशन करते हैं और पीक इंटीग्रेशन करने के बाद में ही आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी डाटा को बाद में डाटा मिलने के बाद में आपको डाटा को पहले प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद में प्रोसेस्ड डाटा जो मिल गया, चाहे आपको मैनुअल में मिला या फिर आपको इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम में मिल गया, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में मिल गया, तो वो जो डाटा है वो आप इंटरप्रेट करते हैं, उसको आप एनालाइज करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि एनालाइट कौन सा है, कितना है। जैसे आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया, आपको अननोन सैंपल से एक पर्टिकुलर एनालाइट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। NMR में आपको देखना है कि ये सैंपल कौन सा है, क्या इसका प्रोटॉन NMR सही है या नहीं, या pH देखना है आपको एक सैंपल का, इसका pH कितना आएगा, वो आपको इस ग्राफ से मिल जाता है या इन बार चार्ट से आपको ये मिल जाता है। या आपको कोई सैंपल प्रॉपर्टी चेक करनी होती, क्या ये प्रॉपर्टी इसमें है। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं आप, यानी जो डाटा आपको मिला उसको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन से आपको मिल जाता है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मिल सकता है आपको, या कंसंट्रेशन ऑफ ए सैंपल मिल सकता है आपको, या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सैंपल मिल सकती है। इसको हम कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। अब ये जो डाटा मिल गया आपको, इंटरप्रेट हो गया, आपको इस सैंपल की प्रॉपर्टीज़ मिल गई, सैंपल का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करते हैं, आप इसको कंसाइज करते हैं, कंसाइज बट कंप्लीट, और उसके बाद में आप इन रिजल्ट्स को लिखते हैं, कभी पेपर के फॉर्म में या कभी आप एक लेटर के फॉर्म में उसको कम्युनिकेट करते हैं आपकी फाइंडिंग्स को कि मैंने ये चीज़ें यहाँ पे फाइंड की। जैसे रिसर्च पेपर्स में होता है, आपने पूरा एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद में आपने रिजल्ट्स को डिस्कस किया, मेथडोलॉजी लिखी, उसके बाद में उनका रिजल्ट्स दिखाए, या उसके बाद में लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखा कि हमारे सैंपल में ये चीज़ें हैं, या हमारा सैंपल ऐसा है, इसमें ये चीज़ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं, इसकी कंसंट्रेशन या दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग। उसके बाद में लास्ट स्टेप जो है वो है डिस्पोजल ऑफ सैंपल्स एंड रिएजेंट्स। अब आपने जो सैंपल लिए या आपने जो रिएजेंट्स इस्तेमाल किए, अब उनका जो बाकी वेस्ट है इनको हमें डिस्पोज करना पड़ता है। ये जो डिस्पोज है ना, ये एक पर्टिकुलर मेथड के तहत सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, यानी हमें सेफली इसको डिस्पोज करना पड़ता है ताकि जो केमिकल्स हैं या सैंपल्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम ना बने, वो कोई हैज़र्ड क्रिएट ना करें। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।